Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series Practice at 7. Please वीडियो को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. Name the poet and his poem from which these lines have been taken. तो उस poet का नाम बताना है और poem का नाम जहां से ये lines लिए गए हैं. Lines क्या है? Death and life or not. Till man made up the whole, medlock, stock and barrel out of his bitter soul. तो ये जो लाइन्स है वो किस पोएट के हैं और किस पोएम से लिए गए हैं? आंसर इज W.B. येट्स द टावर. तो पोएट का नाम है W. येट्स और पोएम का नाम है द टावर. द टावर W.B. येट्स की फेमस पोएम है, उसी से इन लाइन्स को लिया गया है. Death and life were not till man made up the whole, medlock, stock and barrel out of his bitter soul. तो याद रखेंगे W.B. येट्स की लाइन है और पोएम है द टावर. Question number 2. Who wrote the poem Sweeney Among the Nightingale? It's T.S. Eliot. तो here is poem Sweeney Among the Nightingale. तो राइटर कौन है इस पोएम के? वो है T.S. Eliot. याद रखेंगे Eliot का पोएम है Sweeney Among the Nightingale. Next question. The Wanderings of Oisin is written by W.B. Yeats. तो here is a poem The Wanderings of Oisin. ये पोएम जो है Wanderings of Oisin किसने लिखा है? W.B. Yeats ने. और W.B. येट्स जो है वो जाने माने आयरिश पोएट है 20th सेंचुरी के. क्वेश्चन नंबर 4. W.B. येट्स हैज रिटन अ चार्मिंग एंड टचिंग बैलेड अबाउट अ priest who always attends to his sick parishioner. Once, when too exhorted to visit a sick farmer, he falls asleep, but God sends his angel to attend on the dying man. What is the title of the poem? तो here is a question from W.B. येट्स कि इन्होंने एक पोयम लिखा है, बैलेड के फॉर्म में है वो पोयम और बहुत ही चार्मिंग और टचिंग बैलेड है. किसके ऊपर इन्होंने लिखा है ये बैलेड? एक प्रिस्ट के ऊपर लिखा है. और जो प्रिस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है, जो हमेशा अपने सिक पैरिशनर को अटेंड्स करता रहता है. बट एक बार क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा थक जाता है और सो जाता है. कौन थक कर सो जाता है? जो प्रिस्ट है, और उसे एक सिक फार्मर को अटेंड करना होता है, बट थक कर वो सो जाता है. तो ऐसा उस पोएम में कहा गया है कि जो गॉड है वो अपने एंजल को सेंड करता है. तो प्रिस्ट के जगह गॉड अपने एंजल को सेंड करता है उस फार्मर को अटेंड करने के लिए. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम? तो पूछा जा रहा है कि इस पोएम का टाइटल का क्या है, जो इस प्रिस्ट के बेस पर है, जो अपने जो सिक पैरिशनर होते हैं उनको अटेंड करता रहता है. टाइटल ऑफ द पोएम इज द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन. तो फर्स्ट थिंग टू बी रिमेम्बर इज द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन जो है ये W.B. येट्स की पोएम है और ये बैलेड के रूप में है. इसका जॉनर क्या है? वो है बैलेड. और इसमें W.B. येट्स किसके बारे में बात करते हैं? एक प्रिस्ट के बारे में. और जब प्रिस्ट थक कर सो जाता है तो जो गॉड है वो अपने एंजल को भेजते हैं उस प्रिस्ट के जगह पे सिक फार्मर को अटेंड करने के लिए. Question number 5. Edith Sitwell, a 20th century poetess, has parodied some poets of Elizabethan and Puritan period. One line is given here: "Come die with me and be my love." Name the poet who has retained the original "Come live in with me and be my love." Christopher Marlowe. तो क्वेश्चन है यहाँ पे एडिथ सिटवेल. एडिथ सिटवेल क्या है? वो 20th सेंचुरी की पोएटेस हैं और इन्होंने एलिजाबेथन और प्यूरिटन पीरियड के बहुत से पोएट को पैरोडाइड किया है. और ऐसा करते हुए उन्होंने एक वर्क लिखा है और उसका सेंटेंस देख लीजिए: कम डाई विथ मी एंड बी माई लव. तो ये इन्होंने लिखा है पैरोडाइड करते हुए एलिजाबेथन और प्यूरिटन पीरियड को. तो याद रखेंगे एडिथ सिटवेल जो है वो 20th सेंचुरी की पोएटेस है और इन्होंने पैरोडाइड किया है एलिजाबेथन और प्यूरिटन पीरियड और उसी रेफरेंस में इन्होंने लिखा कम डाई विथ मी एंड बी माई लव. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसके जिस पोएट को इन्होंने यहाँ पे इस लाइन में क्या किया, पैरोडाइड किया, उस पोएट का नाम पूछा जा रहा है. पोएट का नाम क्या है? क्रिस्टोफर मार्लो. और किस वर्क को इन्होंने पैरोडाइज किया है? वो है कम लिव इन विथ मी एंड बी माई लव.
तो यहाँ पे ओरिजिनली ये जो सेंटेंस है कम लिव इन विथ मी एंड बी माई लव, ये क्रिस्टोफर मार्लो का सेंटेंस है और इसी को पैरोडाइज किया है इन्होंने एडिथ सिटवेल ने। कैसे? कम डाई विथ मी एंड बी माई लव। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और याद रखेंगे ये जो फैक्ट्स है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि एडिथ सिटवेल जो है वो किस सेंचुरी को बिलोंग करती हैं, तो आप बताएंगे 20th सेंचुरी को। वो पोएट है, ड्रामेटिस्ट है, क्या है? तो दैट इज पोएट। और ये क्या करती है? एलिजाबेथन और प्यूरिटन पीरियड के जो पोएट्स हैं उनको पैरोडाइज करती हैं और इस तरह से कई सारे फैक्ट्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, who said poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion? It is not an expression of personality but an escape from personality. तो किसने कहा है कि पोएट्री जो है वो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है बल्कि एस्केप फ्रॉम इमोशन है, और एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है बट एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी है। तो ये किसने कहा है पोएट्री के बारे में? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का ये कमेंट है पोएट्री को लेकर कि पोएट्री क्या है? टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है बल्कि एस्केप फ्रॉम इमोशन है, और एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी है। तो याद रखेंगे इट्स टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द गुड कंपेनियंस ऑफ जे.बी. प्रिस्टले's द गुड कंपेनियंस? तो here is the work of J.B. Priestley, the Good Companions. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि J.B. Priestley का जो वर्क द गुड कंपेनियंस है उसमें गुड कंपेनियंस कौन है? तो वो है सूसी डेन, इंडिको जोलिफेंट, जेरी जर्निंगम, जिमी नन। तो ये जो चारों लोग हैं वो गुड कंपेनियंस है J.B. Priestley के द गुड कंपेनियंस वर्क में। नाम याद रखेंगे, सूसी डेन, इंडिको जोलिफेंट, जेरी जर्निंगम and Jimmy Nunn. Question number 8. Who wrote a Sicilian Idyll? Sicilian Idyll किसने लिखा है? टॉमस स्टग्स मूर। तो याद रखेंगे जो वर्क है सिसिलियन आइडिल, इसके ऑथर है टॉमस स्टर्ग मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाउंडर ऑफ पोएट्री रिव्यू अ पीरियोडिकल। हेराल्ड मुनरो। पोएट्री रिव्यू एक पीरियोडिकल है, इसके फाउंडर कौन है? हेराल्ड मुनरो। Question number 10. Alas, I have been struck deep a dead wound is the epigraph of one of the T.S. Eliot's poems. Which one is? Here is a sentence. Sentence क्या है? Alas, I have been struck deep a dead wound. ये एक एपिग्राफ है T.S. Eliot के पोएम्स का। तो T.S. Eliot के उस पोएम का नाम बताना है जिसका ये सेंटेंस जो है एपिग्राफ है। That poem is Sweeney among the Nightingales. तो याद रखेंगे Sweeney among the Nightingales किसका वर्क है? टी.एस. इलियट का। जो सेंटेंस है Alas I have been struck deep a dead wound, ये एपिग्राफ है इस पोएम का Sweeney among the Nightingales का, और वर्क ये है टी.एस. इलियट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द नाइटिंगल्स ऑफ द पोएम Sweeney among the Nightingales by Eliot? तो टी.एस. इलियट का जो पोएम Sweeney among the Nightingales है उसमें नाइटिंगल्स कौन है? तो वो है प्रोस्टिट्यूट्स। तो याद रखेंगे टी.एस. इलियट ने स्वीनी अमंग द नाइटिंगल्स में किसे नाइटिंगल्स के रूप में प्रेजेंट किया है? तो प्रोस्टिट्यूट्स को। क्वेश्चन नंबर 12, द जर्नी ऑफ द मैगी इज अ पोएम रिटन बाय टी.एस. इलियट। अनदर पीस रिटन बाय ओ हेनरी इज टाइटल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगेन फ्रॉम टी.एस. इलियट से है कि इनका एक पोएम है द जर्नी ऑफ द मैगी, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता टाइटल का एक पोएम है, ओ हेनरी का वर्क है। तो ओ हेनरी का उस वर्क का टाइटल बताना है, तो द गिफ्ट ऑफ द मैगी। तो याद रखेंगे द जर्नी ऑफ द मैगी किसका है? टी.एस. इलियट का है, और द गिफ्ट ऑफ द मैगी किसका है? ओ हेनरी का। नाउ यू कैन सी अ स्लाइट चेंज इन द टाइटल्स। तो याद रखेंगे जब मैगी की जर्नी की बात हो तो टी.एस. इलियट, और जब मैगी की गिफ्ट की बात हो तो ओ हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड? टी.एस. इलियट का मोस्ट फेमस वर्क द वेस्टलैंड, जिसके लिए इनको प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था टी.एस. इलियट को। तो जो नोबेल प्राइज इनको मिला था टी.एस. इलियट को द वेस्टलैंड के लिए, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी लेंथ क्या है। तो ये पोएम 5 पार्ट्स में है और इसमें टोटल लाइंस कितने? 400। वेस्टलैंड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
जो 5 पार्ट्स हैं उसके नाम भी पूछा जाता है, सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। उन 5 पार्ट्स के नेम विद सीक्वेंस यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Question number 14. Between October-November 1922, the Westland was serialized in the Criterion. Here is question again from the Westland कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, जो कि 1922 का ईयर होता है, यानी कि 1922 के अक्टूबर और नवंबर के मंथ में वेस्टलैंड को सीरियल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था। किस मैगजीन में? द क्राइटेरियन में। तो टीएस एलियट से जुड़ा किसी मैगजीन की जब बात हो तो सबसे पहले आप लोग के माइंड में होना चाहिए द क्राइटेरियन। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, टीएस एलियट का वर्क है द वेस्टलैंड और इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, 400 लाइन्स में है, 1922 में ये पब्लिश्ड होता है। बिटवीन अक्टूबर नवंबर जो 1922 का ईयर होता है उसमें द वेस्टलैंड जो होता है सीरियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किस मैगजीन में? द क्राइटेरियन में। Question number 15. Where do these lines appear? I think we are in Rats Alive, where the dead men lost their bones. This lines from the Westland again from T.S. Eliot. तो क्वेश्चन इज हियर दैट कि ये जो लाइन्स है किस वर्क से लिए गए हैं? आई थिंक वी आर इन रेड्स अलाइव वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, ये द वेस्टलैंड से लिए गए और ये किसका वर्क है? टी.एस. एलियट का। क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज मीन बाय एलियट्स पोएटिक शॉर्टहैंड? एलियट के पोएटिक शॉर्टहैंड का मतलब क्या है? दिस इज एलियट्स यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक टेक्निक टू लिंक द पास्ट विद द प्रेजेंट। पोएटिक शॉर्टहैंड का मतलब है कि एलियट पोएटिक शॉर्टहैंड का यूज करते हैं किस रेफरेंस में? तो ये जब पास्ट की इवेंट्स को प्रेजेंट के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिंबॉलिक टेक्निक के साथ कनेक्ट करने का ये तरीका है। तो याद रखेंगे इलियट के पोएटिक शॉर्टहैंड का मतलब है कि इलियट का यूज करना, क्या यूज करना? कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक टेक्निक को यूज करना पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17. हाउ वुड यू क्लासिफाई द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफॉक as a dramatic monologue? तो here is question from the love song of Alfred J. Prufrock. ये पोयम है, किसका पोयम है? टी.एस. एलियट का है और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो याद रखेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में ये पोयम है द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफॉक और ये टी.एस. एलियट का वर्क है। हु इज पॉपुलर एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग पोयम्स लिखने के लिए वो कौन पोएट है जो बहुत ही पॉपुलर है? Comment in the comment box. Question number 18. Hippopotamus, a poem by T.S. Eliot, is a satire on the church. Hippopotamus एक पोयम है T.S. Eliot का और ये भी 20th सेंचुरी के ही पोएट हैं। T.S. Eliot 1888 में इनका बर्थ होता है। तो याद रखेंगे इन्होंने सटायर किया है चर्च पर। तो किस पर इन्होंने अपनी पोयम हिप्पोपोटेमस पे सटायर किया है? तो चर्च पर सटायर किया है एलियट ने। Question number 19. Between 1927 to 30, T.S. Eliot wrote poems which are termed aerial poems. Which are they? थोड़ा सा मिस स्पेलिंग यहाँ पे हो गया, देख लेंगे, ये 1 होगा। तो बिटवीन 1927 से लेकर 30 के बीच में टी.एस. एलियट ने जो पोएम्स लिखे हैं उन पोएम्स को एरियल पोएम्स के रूप में जाना जाता है। तो उसमें से वो कौन सा एक एरियल पोएम्स है? तो दैट इज हॉलो मैन। याद रखेंगे हॉलो मैन। और ये टाइम पीरियड याद रखेंगे जरूर क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1927 से 30 के बीच एलियट ने जो पोएम्स लिखे हैं उन पोएम को किस रूप में जाना जाता है? तो वो पोएम एरियल पोएम्स के रूप में जाना जाता है और हॉलो मैन एक प्रकार का एरियल पोएम है। क्वेश्चन नंबर 20. हु इज द ऑथर ऑफ आई क्लॉडियस? रॉबर्ट ग्रेव्स। तो हियर इज द वर्क आई क्लॉडियस और इसके ऑथर पूछे जा रहे हैं। तो रॉबर्ट ग्रेव्स इज द ऑथर ऑफ I Claudius, याद रखेंगे। This is all about for today's video. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें। Do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching. Be happy, keep smile.